दोस्तों, सुंदरता को स्त्री का आभूषण कहा गया है, लेकिन जब कोई स्त्री अपने स्वार्थ के लिए इसका हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे तो उसे रोकना आसान नहीं रह जाता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की एक ऐसी महान मलिका की जिसने अपने आकर्षण, अपने हुस्न और अपनी अदाओं से 20 साल से भी अधिक, आधे से ज़्यादा विश्व पर राज किया। सामान्य आदमी का तो वजूद ही क्या, बड़े बड़े राजा, महाराजा और सेना नायक भी उसके हुस्न के आगे घुटने टेक चुके थे। वो जब चाहती, जिसको चाहती, अपनी अदाओं से दीवाना बना लेती थी। कुछ उसे जादूगरनी कहते थे और कुछ उसे सुंदरता की देवी मानते थे। वहीं वो खुद को भी एक गॉडेस की तरह ही स्वीकार करती थी। अपने हुस्न का राजनीतिक लाभ के लिए इतनी कुशलता से प्रयोग करने वाली वो एक पहली और आखिरी महिला शासक थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की महान मलिका क्लियोपैट्रा की, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं का संयम भी टूट जाता था। सैकड़ों पुरुषों को अपनी अदाओं से दीवाना बनाने वाली क्लियोपैट्रा ने 20 साल से भी अधिक मिस्र, रोम और सीरिया के कई प्रांतों पर राज किया। उस समय के 3 महान शासकों जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी और किंग ऑक्टेवियन, तीनों के साथ संबंध बनाकर उसने ज़बरदस्त राजनीतिक लाभ लिया। तो चलिए जानते हैं क्लियोपैट्रा के जीवन और उसकी आकर्षण से जुड़ी पूरी कहानी। इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम, एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक इल्तज़ा है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्लियोपैट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र में हुआ था। उसके पिता टॉलमी 7, जो कि अलेक्जेंडर की सेना के जनरल टॉलमी 1 के वंशज थे, और माँ ट्राइफेम थी। यह भी कहा जाता है कि शायद रिश्ते में वो भाई बहन लगते थे। मिस्र की इस वंश परंपरा में अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए ऐसी प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। 51 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा के पिता की अकस्मात मृत्यु होने के बाद 18 साल की उम्र में क्लियोपैट्रा को मिस्र का शासक अपने छोटे भाई टॉलमी 8 के साथ बनाया गया। परंतु 2 साल में ही टॉलमी के सलाहकारों के षड्यंत्र के चलते क्लियोपैट्रा को मिस्र छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपैट्रा अभी 20 साल की भी नहीं हुई थी, पर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उसकी उम्र से बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसके हुस्न के चर्चे भी मिस्र में ही नहीं, अन्य देशों में भी होने लगे थे। क्लियोपैट्रा ने सीरिया में एक मजबूत सेना का गठन किया और 49 ईसा पूर्व के पास मिस्र के पूर्वी हिस्से पर हमला कर दिया। वो मिस्र की सत्ता वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मिस्र में घटनाक्रम बहुत ही तेजी से परिवर्तित हो रहा था। रोम के शत्रु पोम्पियो का पीछा करते करते जूलियस सीजर ने मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में डेरा डाल रखा था। वहीं क्लियोपैट्रा का भाई टॉलमी भी सीजर को खुश करने का हर संभव प्रयास कर रहा था। इसी के चलते उसने पोम्पियो का सर काटकर सीजर को भेजा। क्लियोपैट्रा भी सीजर से मदद की उम्मीद कर रही थी, पर सीजर उससे मिलने को तैयार नहीं था। इसी के चलते क्लियोपैट्रा ने अपने हुस्न को हथियार की तरह चलाने की रणनीति बनाई। वो जानती थी कि सीजर उसके हुस्न के वार से बच नहीं पाएगा। बस समस्या ये थी कि वो सीजर तक कैसे पहुंचे। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा ने अपने आप को एक शाही कालीन में छुपाकर सीजर के शयन कक्ष तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही सीजर ने कालीन खोला, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, क्लियोपैट्रा के हुस्न का जादू चल चुका था। सीजर क्लियोपैट्रा के प्रेम की जंजीरों में कसकर जकड़ गया था। क्लियोपैट्रा ने सीजर को अपने साथ मिला लिया और उसकी मदद से उसने अपने भाई टॉलमी और उसकी सेना को धूल चटा दी। टॉलमी को अलेक्जेंड्रिया छोड़कर भागना पड़ा और भागते समय वो नील नदी में डूबकर आश्चर्यजनक रूप से मर गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसके पीछे क्लियोपैट्रा का ही हाथ था। सीजर ने क्लियोपैट्रा और उसके छोटे भाई टॉलमी 9 को 49 ईसा पूर्व में मिस्र के सिंहासन पर बैठाया। सीजर और क्लियोपैट्रा काफ़ी समय अलेक्जेंड्रिया में साथ रहे और क्लियोपैट्रा ने 47 ईसा पूर्व में एक बच्चे को जन्म दिया, जो कहा जाता है कि सीजर का ही बेटा था। इजिप्ट में उसे सीजेरियन या लिटिल सीजर के नाम से बुलाया जाता था। सीजर ने क्लियोपैट्रा से विवाह नहीं किया था, जिसके चलते उसका कोई जायज़ रिश्ता सीजर के साथ नहीं था।
सीजर को रोम में चलते विरोध और विद्रोह की वजह से वापस लौटना पड़ा और कहते हैं कि क्लियोपैट्रा भी 46 से 45 ईसा पूर्व के मध्य सीजर के पास रोम गई थी। पहले से ही विवाहित सीजर ने क्लियोपैट्रा को अपनी मिस्ट्रेस या नाजायज पत्नी बनाकर रखा और उसके बेटे को भी अपना नाम दिया। कहते हैं कि सीजर पर क्लियोपैट्रा का आकर्षण इतना था कि उसने रोम के एक मंदिर के बाहर उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी। लेकिन 44 ईसा पूर्व में सीजर का कत्ल हो जाता है, जिसके चलते क्लियोपैट्रा को इजिप्ट लौटना पड़ता है। उसके लौटते ही उसके छोटे भाई टॉलमी 9 की हत्या हो जाती है, जो कि संभवतः क्लियोपैट्रा के इशारे पर ही हुई थी। इसके बाद वो अपने 3 साल के बेटे सिजेरियन के साथ इजिप्ट की मलिका बनती है और यही वो समय था जब क्लियोपैट्रा अपने आप को गॉडेस इसिस का अवतार घोषित करती है। अब उसका आकर्षण दैवीय हो चुका था और उसकी राजनीतिक इच्छाएं आसमान छूने लगी थी। तभी मिस्र में भयंकर अकाल की चपेट में आ जाता है और क्लियोपैट्रा रोम से मदद की उम्मीद के भरोसे वहां चल रहे गृह युद्ध में कूद जाती है और मार्क एंटोनी, जो कि जूलियस सीजर की सेना का एक जनरल होता है, उसको सहायता देती है। गृह युद्ध में मार्क एंटोनी और किंग ऑक्टेवियन विजयी होते हैं और रोम को आधा आधा बांट लेते हैं। मार्क एंटोनी क्लियोपैट्रा को उसकी दी गई सहायता का धन्यवाद देने के लिए सिसिली के शहर टॉर्सस में आमंत्रित करता है। क्लियोपैट्रा ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। कहते हैं क्लियोपैट्रा को अपने आप को प्रस्तुत करने की अद्भुत और अनोखी अदाकारी प्राप्त थी। वो एंटोनी से मिलने के लिए एक भव्य जहाज का निर्माण करवाती है, साथ ही खुद भी ऐसे तैयार होती है जैसे कोई हुस्न की देवी हो। एंटोनी भी उसको देखते ही उसके हुस्न के जादू में डूब जाता है। एंटोनी क्लियोपैट्रा से मिस्र की सुरक्षा का करार करता है। क्लियोपैट्रा एक बार फिर मिस्र आ जाती है और कुछ ही समय बाद एंटोनी भी अपनी तीसरी पत्नी फुल्विया और बच्चों को रोम में छोड़कर मिस्र आ जाता है। 40 से 41 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा और एंटोनी एक साथ ही रहते हैं और जीवन के सारे आनंद उठाते हैं। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा और एंटोनी ने एक ड्रिंकिंग सोसाइटी भी बनाई, जिसे द इनिमिटेबल लिवर्स भी कहा जाता था। जब एंटोनी रोम लौटा तब तक क्लियोपैट्रा एंटोनी के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी थी। एंटोनी के रोम जाते ही उसकी पत्नी फुल्विया की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और उसे किंग ऑक्टेवियन को खुश करने के लिए उसकी बहन ऑक्टिवा से विवाह करना पड़ता है, पर वो क्लियोपैट्रा को नहीं भूल पा रहा था। उधर क्लियोपैट्रा के शासन में इजिप्ट काफ़ी फल फूल रहा था। 37 ईसा पूर्व में एंटोनी की मुलाकात फिर क्लियोपैट्रा से होती है और वो रोम की आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाता है, जिसके बदले में वो मिस्र को सीरिया के कई शहरों का अधिकार दे देता है। दोनों की इस मुलाकात से उनके आकर्षण को फिर हवा मिल जाती है और एंटोनी क्लियोपैट्रा के साथ ही रहने लगता है, जिसके चलते क्लियोपैट्रा 36 ईसा पूर्व में एंटोनी के एक और बच्चे को जन्म देती है। युद्ध में रोम से हो रही लगातार पराजयों से एंटोनी बौखला जाता है और वो सार्वजनिक रूप से ऑक्टेविया से अपने सारे सामाजिक संबंध तोड़ देता है और अलेक्जेंड्रिया लौटकर क्लियोपैट्रा के पुत्र सिजेरियन को सीजर का असली उत्तराधिकारी बनाकर क्लियोपैट्रा और उसके पुत्रों को सारा राज्य बांट देता है, जिससे रोम और उसके शासक किंग ऑक्टेवियन का गुस्सा फूट पड़ता है और एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें क्लियोपैट्रा खुद एंटोनी के साथ युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। 31 ईसा पूर्व को ऑक्टेवियन सेनाएं एंटोनी और क्लियोपैट्रा की सेनाओं को बैटल ऑफ ऑक्टियम में बुरी तरह पराजित कर देती हैं। क्लियोपैट्रा वहां से भागकर अलेक्जेंड्रिया वापस आ जाती है। यह वो समय था जब क्लियोपैट्रा को यह लगने लगा था कि उसके इन बुरे दिनों का कारण मार्क एंटोनी ही है, जिसके चलते वो किंग ऑक्टेवियन से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है और एंटोनी को ख़त्म करने तक के लिए तैयार हो जाती है। पर ऑक्टेवियन उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है। एंटोनी भी क्लियोपैट्रा के पीछे पीछे अलेक्जेंड्रिया आ जाता है। तभी एंटोनी को एक झूठी खबर मिलती है कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली है। इसको सुनते ही वो इस झूठी खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी तलवार से ही खुद को मारकर आत्महत्या कर लेता है। क्लियोपैट्रा की आंखों के सामने ही एंटोनी की मृत्यु हो जाती है और उसे क्लियोपैट्रा के महल के पास ही दफनाया जाता है। क्लियोपैट्रा को भी अब सब अंधकार में दिख रहा था। उसको लगने लगा था कि उसे भी अपनी बहन की तरह राजनीतिक मृत्युदंड मिलेगा और वह ऐसी किसी लाचार अवस्था में नहीं जाना चाहती थी।
जिसके चलते उसने एक जहरीले सांप एस्प से अपने आप को कटवा लिया था, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको भी एंटोनी की कब्र के पास ही दफना दिया जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसने इसी दिन के लिए एक जहर का निर्माण किया था, जिससे चंद घंटों में ही उसकी पीड़ा रहित मृत्यु हो सके। 39 साल की छोटी सी उम्र में क्लियोपैट्रा का निधन हो जाता है। उसका पूरा जीवन विवादों, रहस्यों और राजनीतिक खींचतान में ही बीत जाता है। जहां एक तरफ उसने अपने हुस्न और अपनी अदाओं से आधे से अधिक विश्व को दीवाना बना रखा था, वहीं अपनी राजनीतिक समझ और महत्वाकांक्षा से इजिप्ट को भी एक समृद्ध देश के रूप में उजागर किया था। बहुत सारे लोग आज भी क्लियोपैट्रा से जुड़े बहुत सारे रहस्यों से अनजान हैं। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा अपना आकर्षण और अपने हुस्न को बनाए रखने के लिए 700 से अधिक गधी के दूध से रोज नहाया करती थी, जिससे कि उसका हुस्न और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ वो 11 से अधिक भाषाओं में लोगों से बात कर सकती थी और उसकी सैन्य समझ को देखते हुए उसने कई सैन्य अभियानों में इजिप्ट की सेना का नेतृत्व किया था और उन्हें विजय भी दिलवाई थी। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली वो शायद अकेली महिला शासक थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अब अपने दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। गुड डे, शब बखैर।